हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में दोस्तों किसके बारे में बात कर रहे थे? धातु और अधातु के बारे में। तो दोस्तों वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, वहीं से आगे लेके चलेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों धातु के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अधातु के बारे में। तो दोस्तों अधातु के बारे में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं, जो हमारे अधातु होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। यदि ऋणायन बनाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा? इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, यानी ऋणावेश होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है। जो हमारा ऋणायन होता है ये किसको लेके बनता है? इलेक्ट्रॉन को लेके बनता है। तो इस प्रक्रिया को, यानी जो हमारा ऋणायन है वो दोस्तों किसको लेके बनता है? किसको लेके बनता है? ऋणायन को लेके बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था धातु के बारे में। क्या बताया था? कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते थे? धनायन बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं? ऋणायन बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? अधातु कहलाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे हैं? ऋणायन बना रहे हैं। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है। जो हमारा ऋणायन होता है यानी एनायन होता है, ये किसको लेकर बनता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। और जो हमारी अधातु होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? उपचायक। क्या कहलाएगी? उपचायक। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो जो ये प्रक्रिया है यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर जो ये हमारा ऋणायन बनता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन। और जो हमारी धातु होगी वो क्या हो जाएगी? उपचायक। क्या बन जाएगी? उपचायक। अब आपसे दोस्तों आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। और मैंने धातु वाले में क्या बताया था? सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? यहाँ पे क्या है? उपचायक। वहाँ क्या था? अपचायक। तो अपचायक कौन सा था? लिथियम। लेकिन यहाँ पे उपचायक कौन सा? सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है, तो आप क्या बता देंगे? फ्लोरीन। क्या है हमारा? फ्लोरीन। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई अधातु की। अधातु क्या होती हैं? यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब ऋणायन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव, यानी ऋणावेश होगा। और ये जो हमारा ऋणायन बनता है ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। और जो हमारी अधातु होगी वो क्या कहलाएगी? उपचायक। ये अंतर हमेशा बनाए रखना, ये अपचयन है और ये उपचायक है। ठीक है, ऐसा मत करना ये अपचयन है तो इसको भी क्या बोल दो? अपचायक। अपचायक नहीं, वो अपचायक वहाँ था धातु वाले में। ठीक है, तो दोस्तों और मैंने क्या बताया कि सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों आपको क्या समझना है? आगे आपको ये समझना है कि जो हमारी अधातु होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। कौन सी अवस्था में मिलती हैं? तीनों अवस्थाओं में। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस, यानी ये तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा, ब्रोमीन अकेली अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है। ब्रोमीन एक अकेली अधातु है जो दोस्तों किस में मिलती है? जो हमारी किस में मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। और मैंने आपको धातु वाले में क्या बताया था? मरकरी एक अकेली धातु है जो किस में मिलती है? द्रव अवस्था में। और अधातु वाले में क्या याद रखना है? ब्रोमीन एक अकेली अधातु है जो किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में। तो आप याद रखेंगे ब्रोमीन अकेली अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है। आगे आपको क्या याद रखना है? आयोडीन एकमात्र चमकीली अधातु है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एकमात्र चमकीली अधातु कौन सी है, तो वो कौन सी है? मेरी आयोडीन। आगे क्या याद रखना है आपको? समुद्री घास में आयोडीन मिलता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो समुद्री घास होती है उसमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और समुद्री घास किसका स्रोत है? मीथेन का। किसका स्रोत होती है?
मीथेन का। जो समुद्री घास होती है वो किसका स्रोत होती है? मीथेन का। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या पूछे जाते हैं? डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है? ब्रोमीन। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु यानी मेटल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? मरकरी। और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, यानी नॉन मेटल पूछे जाए तो ब्रोमीन, और मेटल यानी धातु पूछा जाए तो मरकरी। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और आयोडीन एकमात्र अकेली ऐसी धातु है जो कैसी होती है? चमकीली अधातु होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है कार्बन के अपर रूप। क्या डालनी है हेडिंग? कार्बन के अपर रूप। तो दोस्तों कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला डायमंड यानी हीरा, दूसरा ग्रेफाइड यानी ग्रेफाइड, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? बकमिस्टर फ्लोरेंस। कौन सा होता है? बकमिस्टर फ्लोरेंस दोस्तों, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हीरा। ग्रेफाइड को ग्रेफाइड ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसे भी हिंदी में बकमिस्टर फ्लोरेंस को यही बोलते हैं। तो दोस्तों अब आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है हीरा। क्या डालनी है? नंबर 1 हेडिंग हीरा डालनी है। अब हीरा क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। इसमें आपको याद रखना है प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जो हीरा है वो क्या है? प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसका प्रयोग कांच और चट्टानों को काटने में किया जाता है। हीरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कांच और चट्टानों को काटने में किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कांच और चट्टानों को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? हीरा यानी डायमंड का। और दोस्तों आपको क्या आगे याद रखना है? आगे याद रखना है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बात आपको विशेष याद रखनी है कि जो हमारा हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ये ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। इसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है। नोट में क्या याद रखना है दोस्तों आपको? जो आपको नोट में याद रखना है ग्रेफिन सबसे कठोर पदार्थ है। जो ग्रेफिन है, जो हमारा ग्रेफिन है वो सबसे क्या है? कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ हमारा कौन सा है? ग्रेफिन। चलिए आगे बात करते हैं। अब नंबर 2 आपको हेडिंग डालनी है ग्रेफाइड। क्या डालनी है? ग्रेफाइड। अब दोस्तों ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफाइड होता है परतों में मिलता है। ये किस अवस्था में मिलता है? परतों में मिलेगा दोस्तों। ये किस अवस्था में मिलेगा? परतों में मिलेगा। किस में मिलेगा? परतों में मिलेगा। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइड विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। जो हमारा ग्रेफाइड होता है वो विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। याद रखेंगे, इसमें ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों प्रवाहित हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब ग्रेफाइड में नंबर 1 बात हमने क्या करी कि जो परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइड विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। नंबर 2 पे दोस्तों हम बात करेंगे, इसी में बात कर रहे हैं ग्रेफाइड में ही, सॉलिड लुब्रिकेंट यानी ठोस स्नेहक। अब आपको समझना है स्नेहक क्या होता है। तो दोस्तों आप लुब्रिकेंट यानी स्नेहक समझते होंगे, जो इंजन वगैरह में ऑयल पड़ता है ये क्या होता है? लुब्रिकेंट यानी स्नेहक होता है। तो जो हमारा ग्रेफाइड है ये क्या है? ठोस स्नेहक है। क्या है? ठोस स्नेहक है ग्रेफाइड हमारा। अब आपको आगे क्या याद रखना है? नंबर 3 पे शीशे की पेंसिल में ग्रेफाइड होता है। शीशे की पेंसिल में क्या होता है? शीशे की पेंसिल आपने देखी होगी। शीशे की पेंसिल में दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइड होता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए शीशे की पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? शीशे की पेंसिल में शीशा कितने % होता है? तो याद रखेंगे शीशा 0% होता है। दोस्तों क्यों 0% होता है? क्योंकि शीशे की पेंसिल में पहले तो शीशा आता था, लेकिन आजकल नहीं आता शीशा। आजकल उसमें शीशा नहीं होता, लेकिन नाम उसका आज भी शीशे की पेंसिल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं उसमें जो शीशे का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 0% होगा। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 3। अब बात करेंगे दोस्तों हम किस पे? नंबर 3 पे बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे बकमिस्टर फ्लोरेंस। तो दोस्तों ये क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये सब मैंने ये तीनों बताया। पहला बताया कार्बन, नहीं पहला बताया डायमंड, दूसरा बताया ग्रेफाइड, और तीसरा बता रहा हूँ क्या?
बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है वो कितने होते हैं, 60 यानी 60 होते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपने देखा होगा 5 सदस्यीय कार्बन रिंग होती है। क्या होती है, 5 सदस्यीय कार्बन रिंग होती है। ठीक है, और 5 सदस्यीय कार्बन रिंग होती है। और क्या होता है, एक होती है 6 सदस्यीय कार्बन रिंग। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 20, और इसमें कितनी होती है, 12। कितनी होती है, इसमें 12 और इसमें क्या होती है, 20। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है। हालांकि यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। अब आगे आप हेडिंग डालेंगे फास्फोरस के अपर रूप। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों, फास्फोरस के अपर रूप। तो फास्फोरस के भी कितने अपर रूप होते हैं, 3। पहला रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस, दूसरा वाइट फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस, और तीसरा ब्लैक फास्फोरस यानी काला फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस होता है इसका यूज क्या होता है, माचिस की तिल्ली में। आपने देखा होगा जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर जो मसाला लगा होता है उसके ऊपर क्या होता है, लाल फास्फोरस होती है। क्या होती है, लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस होती है। यहाँ से और ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। अब आपको आगे क्या याद रखना है दोस्तों, अब आपको हेडिंग डालनी है वाइट फास्फोरस यानी सफ़ेद फास्फोरस। इसका फॉर्मूला होता है P4। क्या होता है, P4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P4। यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है सफ़ेद फास्फोरस। क्या होता है, सफ़ेद फास्फोरस। आपको याद रखना है इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर यानी जो जलने वाला टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो आप उत्तर देंगे जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर यानी जो जलने वाला टेम्परेचर होता है वो इसका क्या होता है, लो यानी बहुत कम होता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे। अब इसका यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। बुलेट यानी जो गोली होती है उसका, यानी गोली और विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसका बनाने में किया जाता है। आगे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जो हमारा रेड पॉइजन यानी जो चूहा मार दवा होती है, रेड पॉइजन होता है जो चूहा मार दवा होती है, उसमें भी क्या होता है, सफ़ेद फास्फोरस यानी जिंक फास्फाइड। क्या होती है, जिंक फॉस्फाइड, Zn3P2। क्या होता है, Zn3P2 यानी जिंक फास्फाइड। ठीक है, तो ये किस में होता है, चूहा मार दवा यानी हमारा रेड पॉइजन होता है, उसमें किसका यूज होता है, सफ़ेद फास्फोरस का। किसका, सफ़ेद फास्फोरस का यूज होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो सल्फ़र द्रव अवस्था में अपर रूप दर्शाता है, जो हमारा सल्फ़र होता है वो द्रव अवस्था में क्या दर्शाता है, अपर रूप। वैसे नॉर्मली नहीं दर्शाएगा, लेकिन द्रव अवस्था में क्या दर्शाएगा, अपर रूप दर्शाएगा। आगे याद रखना है ऑक्सीजन के अपर रूप ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके जो अपर रूप होते हैं वो किस में मिलते हैं, तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। आगे दोस्तों कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है यानी कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। क्या होती है, कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है दोस्तों, सबसे अधिक होती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, स्वयं के साथ बॉन्ड बनाना। क्या होती है, स्वयं के साथ बॉन्ड बनाना। आपने देखा होगा कार्बन अपने साथ बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे सी ऐसे जुड़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों स्वयं के साथ बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको नोट में याद रखना है नंबर 1 माइका यानी जो अभ्रक होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, एवं ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी ऊष्मा तो इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या, अभ्रक जानते हैं, जो आपने जो खम्भे देखे होंगे, बिजली के खम्भे होते हैं उनके ऊपर जो आपने ब्राउन कलर की जो मिट्टी को लगे होते हैं उनके ऊपर तार बंधा होता है, वो दोस्तों किसका बना होता है, अभ्रक का ही बना होता है।
ठीक है। आगे आगे नंबर 2 पे याद रखेंगे फायर फाइटिंग क्लॉथ, यानी अग्नि अवरोधक वस्त्र होते हैं, यानी जो आग बुझाने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं जो लोग, वो उसमें दोस्तों क्या होता है, मैग्नीशियम, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। जो हमारा पेन किलर यानी जो दर्दनाशक गोलियां होती हैं उसमें क्या होता है, एथिल साइलेट, क्या होता है, एथिल साइलेट होता है, एथिल सैलिसाइलेट होता है। ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 पे याद रखेंगे जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बाइंडर पेंट होता है, यानी बाइंडर एंड पेंट होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, सिलोक्सेन्स, क्या होता है, सिलोक्सेन, यानी या फिर बोलेंगे इसे सिलेनर। यानी अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बाइंडर एंड पेंट क्या होता है, पेंट चिपकाने के लिए, जो पेंट चिपकाने के लिए जो यूज होता है जिस पदार्थ का, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, सिलोक्सेन्स, क्या होता है, सिलोक्सेन्स। याद रखें, हिंदी में इसका यही नाम है। अब आपको नंबर 5 पे क्या याद रखना है, जो हमारा नेल पेंट रिमूवर होता है, जो आप जानते हैं नेल पेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए जिस पदार्थ का यूज किया जाता है वो क्या होता है, एसीटोन। उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी नेल पॉइंट होता है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आगे मुलाकात करें अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।